Assalamu alaikum everybody. Today in this video lecture we are going to discuss about judiciary and parliament. So far we have discussed appointment of judges, removal of judges, judicial activism, public interest litigation, and how judiciary has been actively taking steps to safeguard the rights of the people. Today we will see the relationship between judiciary and parliament, and what are the controversies and what were the controversies. Okay? And we will also try to look different cases of Supreme Court which have basically resolved the controversy, some of the controversies between parliament and the judiciary. So when we discuss parliament and judiciary, we are basically discussing the relationship between two organs of the government. ठीक है, जैसे गवर्नमेंट के 3 organs हैं, आपको ऑलरेडी मालूम है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. यहाँ पे लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट. ठीक है, तो वी आर बेसिकली डिस्कसिंग, हम क्या डिस्कस करते हैं, रिलेशनशिप जो है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. So as far as the topic judiciary and parliament is concerned, we have to here look at basically parliamentary sovereignty and judicial power. हमें देखना है कि how to what extent parliament is sovereign to form laws, to amend the constitution, and we have to see the nature of judicial power, how far judges can take the steps to declare any law invalid, to declare any law अनकॉन्स्टिट्यूशनल. सो जब हम बात करते हैं जुडिशरी और पार्लियामेंट की, तो इसी टॉपिक को आप कह सकते हैं इट इज अ टसल बिटवीन पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल पावर. या ये अगर हम इनको आर्टिकल्स के कंटेक्स्ट में देखेंगे या आर्टिकल्स के प्रिज्म के थ्रू देखेंगे, तो ये जो कंट्रोवर्सी है, इट इज द कंट्रोवर्सी बिटवीन आर्टिकल 368 एंड आर्टिकल 13. अगर आपको मालूम है, व्हेन वी आर डिस्कसिंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने उस वक्त आपको कहा कि जो आर्टिकल 368 है, ये बेसिकली पार्ट 18 में है. ठीक है, सॉरी, हाँ, पार्ट 18 में है. इट बेसिकली डील्स विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं पे अमेंड करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज डिलीट करनी होगी या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे कोई चीज ऐड करना होगा, तो वहां पे पार्लियामेंट के पास पावर है. पार्लियामेंट इज सोवरेन. ठीक है, पार्लियामेंट के पास वो अथॉरिटी है. पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, और इसके लिए वो है स्पेशल मेजॉरिटी, वो 2/3 मेजॉरिटी वाला कंसेप्ट है. ठीक है, और आर्टिकल 13 जो है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, आर्टिकल 13 बेसिकली डील्स विद कि अगर कोई लॉ है जो कि आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो जुडिशरी के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट्स के पास ये ताकत है, ये अथॉरिटी है कि हाई कोर्ट से जो हमारी जो जुडिशरी है, दे कैन डिक्लेयर दैट लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड. ठीक है, तो जो हमारी जुडिशरी है, इट हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इट हैज प्लेड अ वेरी vital role in basically safeguarding our rights, and it has also made attempts that the constitution should be protected from subversion. Constitution का subversion हो सकता है through political processes. अब मसला ये subversion है क्या? ठीक है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो पिलर्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी आपका राइट टू लाइफ है. अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया कि नहीं, हमारे पास वी आर सॉवरेन कि हम आपकी लाइफ को भी छीन सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जुडिशरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम गेटिंग सबवर्जन ड्यू टू द पॉलिटिकल प्रोसेसेस. ठीक है, तो एक जुडिशरी ने हमारे राइट्स को बचाए हैं, चाहे वो ग्रुप राइट्स हो, इंडिविजुअल राइट्स हो या कलेक्टिव राइट्स हो. ठीक है, इसी तरीके से जुडिशरी ने एक इंपॉर्टेंट, बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं, बहुत सारे केसेस के थ्रू ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जुडिशरी कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोटेक्ट द
कॉन्स्टिट्यूशन, किससे? फ्रॉम सबवर्जन। ठीक है, सबवर्जन का मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन के उसूल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स है, अगर पार्लियामेंट चाहे कि पार्लियामेंट उनको अमेंडमेंट के थ्रू कहीं कहीं डिलीट ना करे या कहीं उनसे इंटरवीन ना करे, ठीक है, वो है सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो while protecting our rights and while protecting, safeguarding the constitution from subversion of the political process, what judiciary did? Judiciary ने directions दिए हैं executive agencies like CBI को, ठीक है। Judiciary basically gave directions to the executive agencies, जैसे कि सीबीआई है, सीबीआई को बहुत दफा डायरेक्शंस दी गई है टू इन्वेस्टिगेट द केसेस और टू इनिशिएट द इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग द केसेस ऑफ पॉलिटिशियंस, रिगार्डिंग द केसेस ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, इसमें जो फेमस केस है नरसिम्हा राव का केस है, जो कि प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, वो भी एक करप्शन केस में मुलविस थे। उनको बेसिकली सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के अंडर उनके ऊपर कार्रवाई की है। इसी तरीके से जो हवाला मनी के केस होते हैं, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम सबवर्जन, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स द एग्जीक्यूटिव एजेंसीज, लाइक जैसे कि सीबीआई है कि आप टू टेक इनिशिएटिव्स टू इन्वेस्टिगेट द केसेस ऑफ पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज बेस्ड ऑन ए डेलिकेट प्रिंसिपल, जो क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है, व्हेन वी आर डिस्कसिंग द साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपने उस वक्त पढ़ा डिवीजन ऑफ पावर्स है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ठीक है। तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका एक प्रिंसिपल है, इसमें एक इट वर्क्स ऑन ए प्रिंसिपल, एक उसूल पे मबनी है, जो क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर्स। और सेपरेशन ऑफ पावर्स से क्या होता है? इट बेसिकली चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये इस पे 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, ये है पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, तो इनका एक पूरा सा बैलेंस होना चाहिए, कोई ऊपर नहीं होगा और कोई नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। दे हैव टू वर्क इन अ बैलेंस, दे हैव टू एंश्योर दैट देयर इज द बैलेंस एग्जिस्ट देयर, ठीक है। तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, सेपरेशन ऑफ पावर्स इज बेसिकली द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन पार्लियामेंट, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, या लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो डिवीजन ऑफ पावर्स है, शाबाश, डिवीजन ऑफ पावर्स होता है सेंटर और स्टेट्स के दरमियान, ठीक है, या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो भी आए हैं उनके दरमियान, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर्स is the division of powers is basically the division of powers between center, state and local level governments। लेकिन जो separation of powers है, separation of powers is basically the division of powers within the division of powers among the 3 organs of the government: legislature, executive and judiciary। तो as far as the पार्लियामेंट इज कंसर्न, एज फार एज द लेजिस्लेचर इज कंसर्न, लेजिस्लेचर का क्या काम है? लेजिस्लेचर कहां पे सुप्रीम है? जिसे हम यहां पे इंडिया में हम नेशनल लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन मेकिंग लॉज एंड अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट इज सॉवरेन, ठीक है, पार्लियामेंट के पास इस सुप्रीम अथॉरिटी है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज, वो कोई भी कानून बना सकता है, एंड पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पार्लियामेंटेरियंस को कहीं पे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाना है, कोई चीज ऐड करनी है, कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट करनी है, तो वहां पे भी ये सारी चीजें जो है, इट इज द बेसिकली सुप्रीम पावर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, जैसे आपको मालूम है कि एग्जीक्यूटिव का काम है टू इंप्लीमेंट द लॉज, तो एग्जीक्यूटिव इज सुप्रीम इन इंप्लीमेंटिंग द लॉज। अगर हम जुडिशरी की बात करेंगे, जुडिशरी इज सुप्रीम कहां पे? इन सेटलिंग डिस्प्यूट्स, ठीक है। एक तो जुडिशरी का काम है अगर 2 इंडिविजुअल्स के दरमियान, 2 पार्टीज के दरमियान, या एक इंडिविजुअल और एक कंपनी के दरमियान, या इंडिविजुअल और स्टेट के दरमियान
कोई या इंडिविजुअल या गवर्नमेंट के दरमियान कोई डिस्प्यूट है, कोई कंट्रोवर्सी है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। एंड जुडिशरी इज ऑल्सो सुप्रीम इन डिसाइडिंग वेदर द लॉ हैज बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी को यह भी देखना है अंडर आर्टिकल 13 के क्या आया जो कानून बनाया, वेदर द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट इज इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इज इट एनीवेयर और इज इट एनीवेयर एब्रिजिंग द फंडामेंटल राइट। तो अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो जुडिशरी के पास पावर है टू डिक्लेयर द लॉ नल एंड वाइड, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेस्ड है, शाबाश, एक प्रिंसिपल, एक उसूल पे है जो कि सेपरेशन ऑफ पावर्स है। सेपरेशन ऑफ पावर्स से क्या होता है, इट बेसिकली चेक्स एंड बैलेंसेस। तो जहां पे मैंने आपको कहा कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम लॉ बनाने में और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में, तब्दीली करने में, इस तरीके से एग्जीक्यूटिव इज सुप्रीम, जो लॉज है उनको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना है। इस तरीके से जुडिशरी का क्या काम है, जुडिशरी कहां पे सुप्रीम है, जुडिशरी इज सुप्रीम इन लोगों के आपस में जो विवाद है, कंट्रोवर्सीज है, डिस्प्यूट्स है, उनको सेटल करना है, ठीक है, उनको रिजॉल्व करना है। और इसी तरीके से जुडिशरी का ये भी काम है कि जो लॉ बनाया गया है पार्लियामेंट के दौरान क्या वो इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स और प्रोविजंस पर मुबनी है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, हां, तो यहां देखिए ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है ना जुडिशरी का, सॉरी हमारी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स है, डिस्पाइट क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर्स, ठीक है। अगरचे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट का ये काम है, एग्जीक्यूटिव का ये काम है, जुडिशरी का काम है सेटल डिस्प्यूट सेटल करना है, ठीक है। तो तब भी डिस्पाइट हैविंग क्लियर cut division of powers, despite having clear cut separation of powers in the constitution, there have been controversies, ठीक है। controversies जो इख्तिलाफात चले आए हैं बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। इनके दरमियान, इनके आपस में जो इख्तिलाफात वो चले आए हैं, ठीक है। उनमें से कुछ सॉल्व भी हुए हैं, कुछ अभी भी चलते हैं, ठीक है। अगर आपको याद होगा, इफ यू रिकॉल व्हेन वी वर डिस्कसिंग फंडामेंटल राइट्स, मैंने उस वक्त आपको कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी हमने उस वक्त डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। व्हाई इट वाज टेकन, व्हाई इट वाज मेड अ लीगल राइट, ठीक है, और उसका जो सारा विवाद है। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है, राइट टू प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द was one of the main bone of contention between judiciary and parliament, ठीक है। bone of contention, it was a bone of contention, it was a bone of contention between parliament and judiciary, ठीक है। जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जैसे आप लोगों को मालूम है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है, इट वाज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। इट वाज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 31, इट वाज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19F, ठीक है। देन इसको 1978 में अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसको बेसिकली बनाया गया था, इसको बनाया गया लीगल राइट। इट हैज बीन टेकन अवे एज ए फंडामेंटल राइट एंड हैज बीन केप्ट एज ए लीगल राइट, ठीक है। तो आप मसला ये राइट टू प्रॉपर्टी पे इतना विवाद क्यों, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी में उस इतना क्या था कि इट वाज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी, ठीक है। देखिए जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इंसान की जिंदगी का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, ठीक है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इट इज। तो
जो राइट टू प्रॉपर्टी है, देखिए एक तरफ से फंडामेंटल राइट था, दूसरी तरफ से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में फॉर एग्जांपल आपको मिनिमाइज करनी है इनइक्वालिटी, ठीक है, जो इनइक्वालिटी है ऑलरेडी सोसाइटी में, गवर्नमेंट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर ये डायरेक्ट किया जाता है कि आपको वो मिनिमाइज करनी है, ठीक है, आपको सोशल वेलफेयर स्कीम्स लानी है, आपको लैंड रिफॉर्म्स करने हैं, आपको जो जमींदारी सिस्टम है, ठीक है, उसको एबॉलिश करना है, ठीक है, जो पीजेंट जो असल में जमीन खेती बाड़ी करते हैं उनको लैंड राइट्स देने हैं, ठीक है। तो right to property became a bone of contention because government needed to implement directive principles of state policy DPSP। इसी तरीके से डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट वर्क्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर आपका लैंड है और यहां पे अगर आपका लैंड है, यू हैव पीस ऑफ लैंड हियर एंड गवर्नमेंट हैज टू बिल्ड ए रेलवे ट्रैक, ठीक है, और इसमें आपकी लैंड का भी आधा जाता है एंड यू आर रिफ्यूजिंग टू गिव इट टू द गवर्नमेंट, ठीक है, आप कहते हैं नहीं ये मेरा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए काम करना है, ठीक है, गवर्नमेंट को भी लोगों की सहूलियत के लिए, लोगों के आसानी के लिए रेलवे ट्रैक्स बनाने हैं या सड़कें बनाने, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, तो इफ यू आर रिफ्यूजिंग, हाँ गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट यहां पे आपको क्या कह सकती है, गवर्नमेंट कैन से टू यू दैट दे विल कंपेंसेट यू, ठीक है, वो आपको आपकी लैंड के बदले पैसा देंगे या आपको जॉब देंगे, ठीक है, बट यू आर रिफ्यूजिंग, यू आर सेइंग कि नहीं ये मेरा राइट टू प्रॉपर्टी है, तो ये भी बन गया बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है। इसी तरीके से अपार्ट फ्रॉम इंप्लीमेंटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, जो एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम करना था, ठीक है, टू एबॉलिश जमींदारी सिस्टम जो आपने पढ़ा होगा 9th 10th में कि जो यहाँ पे इंडिया में लैंड्स हुआ करती थी, दे यूज्ड टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, और जो इन पे काम करते थे, फॉर एग्जांपल वो जो असल में जमींदारी करते थे या खेती बाड़ी करते थे, पीजेंट्स जो थे वो इस लैंड के ओनर नहीं थे, ठीक है, वो इस लैंड के ओनर नहीं थे, दिस लैंड बिलोंग टू द लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, दे वर द ओनर्स ऑफ दिस लैंड। तो पार्लियामेंट ने देन डिफरेंट लॉज के थ्रू, ठीक है, और डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेचर्स ने इस पे एक सीलिंग लगाई है एंड दैट लैंड वाज स्नेच्ड, टेकन अवे फ्रॉम द जमींदार्स एंड दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लैंडलेस पीजेंट्स, ठीक है, ऐसे जो जमींदार थे, ऐसे जो लोग थे जिनके पास जो खेती बाड़ी करते थे लेकिन वो जमीन उनके पास जमीन अपनी नहीं थी, ठीक है, दे वर नॉट हैविंग लैंड राइट्स। तो इसी तरीके से कश्मीर में भी ये लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं टू इंप्लीमेंट लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, टू इंप्लीमेंट लैंड रिफॉर्म्स। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रख के एक तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को आपने इंप्लीमेंट करना है, दूसरी तरफ से जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करना है, साथ ही साथ में आपको डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करनी है, रेलवे ट्रैक्स बनाने हैं, रोड्स बनाने हैं, हाईवेज बनानी है, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज बनाने हैं, और एट द सेम टाइम आपको लैंड रिफॉर्म्स करने हैं। और अदर साइड में अगर आप देखोगे ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था, इट वाज ए फंडामेंटल राइट, ठीक है, और फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट जो था 1973 तक, इट वाज कि Parliament cannot abridge fundamental right. Parliament cannot take away the fundamental right. ठीक है, तो these things basically led to the controversy between Parliament and judiciary, between legislature and judiciary. ठीक है, तो यहां पे जो larger questions आए थे, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे, लेकिन ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था, इट वाज अ बेसिक, इट वाज द मेन बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पार्लियामेंट और जुडिशरी के दरमियान। जो मेन क्वेश्चन उस वक्त उठे थे, एक था ये कि स्कोप ऑफ प्रॉपर्टी है क्या, ठीक है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरा था
to what extent has the parliament power to take away the fundamental right, to take away the fundamental rights. और तीसरा जो क्वेश्चन उस वक्त अराइज हुआ, दैट वाज के हाउ फार पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये जो 3 क्वेश्चन है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, एक था स्कोप ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, दूसरा था द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अब्रिज द फंडामेंटल राइट्स, तीसरा था द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू बेसिकली अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये सारी जो पॉइंट्स है इनमें बेसिकली डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय थी. ठीक है, और ऑन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से राइट टू प्रॉपर्टी जो था ये आपका फंडामेंटल राइट था. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो पोजीशन थी राइट टू प्रॉपर्टी पे, या मैं कहूं फंडामेंटल राइट्स पे, वो टिल 1973 तक कांस्टेंट नहीं थी. ठीक है, कंसिस्टेंट नहीं थी. कभी सुप्रीम कोर्ट, समटाइम्स द सुप्रीम कोर्ट वुड से कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू टेक अवे फंडामेंटल राइट्स, बट आफ्टर सम टाइम द सुप्रीम कोर्ट सेड कि नो, पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, सो बट in 1973 Supreme Court made a clear cut stand on the fundamental rights and on the right to property. देखिए, जो tussle थी between judiciary and parliament, that became more worse. ठीक है, that became, that basically increased during 1967 and 1967 to 1973. और उस वक्त भी जो बोन ऑफ कंटेंशन था, जो मेन लड़ाई थी, दैट वाज राइट टू प्रॉपर्टी. अगर आप जमींदार से कहते थे कि नहीं, आपको अपनी लैंड देनी है, आपको अगर आपके पास 300 हेक्टर्स है, आपको 200 हेक्टर्स गवर्नमेंट को देने हैं, अपने लिए 100 हेक्टर रखना है, तो जमींदार वुड से कि नहीं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें गारंटी किया है राइट टू प्रॉपर्टी, तो यू कैन नॉट स्नीच अस आवर राइट. ठीक है, तो क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी में उनको अंडर आर्टिकल 32 रेमेडी भी थी. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इन दो की पार्लियामेंट ने पहले ही भी इसको अमेंड किया था आर्टिकल 31 को 31A से, कि गवर्नमेंट कैन टेक अवे द लैंड, गवर्नमेंट कैन टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल फॉर पब्लिक पर्पजेज. ठीक है, पब्लिक पर्पजेज मतलब कहीं पे रेलवे का ट्रैक बनाना होगा, रेलवे स्टेशन बनाने हैं, या रोड्स बनाने हैं, या हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज बनानी है, तो वो है पब्लिक इंटरेस्ट. ठीक है, public purposes. So, during the period of 1967 and 1973, the tussle over the right to property took new heights. देखिए, 1967 में क्या होता है? 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. ठीक है, आप इसको कह सकते हैं गोलकनाथ केस ऑफ 1967. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे फंडामेंटल राइट्स. इन गोलकनाथ केस 1967, the Supreme Court made a stand, and the Supreme Court made a ruling that Parliament cannot take away फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, अब यहां पे राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये आपका फंडामेंटल राइट भी है. ठीक है, तो आप बच गए. और ऑन द अदर हैंड आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो भी इंप्लीमेंट करने हैं, आपको मिनिमाइज करनी है जो इनइक्वालिटी सोसाइटी में है उसको मिनिमाइज करना है, आपको लैंड रिफॉर्म्स करने हैं, आपको जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करना है, आपको डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए काम करना है, और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए आपको जमीन चाहिए. ठीक है, आपको अगर रेलवे बनानी है, आपको अगर हॉस्पिटल्स बनाने हैं, आपको अगर यूनिवर्सिटीज हॉस्पिटल्स बनाने हैं, तो यू नीड लैंड. ठीक है, तो अगर वो लैंड है जमींदारों के पास, जो कि लैंडलॉर्ड्स थे, वो अगर कहते हैं कि नहीं ये हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, हम नहीं देंगे. ठीक है, तो यहां पे गोरखनाथ केस में शाबाश पार्लियामेंट ने कहा कि पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे फंडामेंटल राइट्स, और हेंस इट वाज क्लियर दैट पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे राइट टू प्रॉपर्टी. ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन थी कि जो कि ऑलरेडी पहली अमेंडमेंट में
किया गया था, जहां पे आर्टिकल 31 को अमेंड किया गया था और कुछ क्लासेस ऐड किए गए थे। वहां पे कहा गया था कि गवर्नमेंट कैन टेक अवे द लैंड और द प्रॉपर्टी फ्रॉम पीपल फॉर पब्लिक पर्पसेस एंड गवर्नमेंट हैज टू गिव देम कंपेंसेशन। ठीक है, तो यहां पे गोरखनाथ केस में पार्लियामेंट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट और पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे फंडामेंटल राइट्स। लेकिन 1973 forms one of the important points in regulating the relationship between पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। 1973 में एक इंपॉर्टेंट केस है, उसका नाम है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस। और इसमें क्या हुआ, केशवानंद भारती केस में पार्लियामेंट ने क्लियर कट कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा, सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट पार्लियामेंट कैन टेक अवे फंडामेंटल राइट्स। यहां पे बेसिकली गोरखनाथ केस का रिवर्स हो रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कहा है कि पार्लियामेंट कैन टेक अवे फंडामेंटल राइट्स बट विदाउट टेकिंग अवे बेसिक स्ट्रक्चर। यहां पे बेसिकली एक नया डॉक्ट्रिन, नया प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेंट किया है, उसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर। उसको हम यहां पे देखेंगे, ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। देखिए केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट पार्लियामेंट कैन टेक अवे फंडामेंटल राइट्स, गोरखनाथ केस का रिवर्स, बट विदाउट वायलेटिंग बेसिक स्ट्रक्चर, विदाउट वायलेटिंग बेसिक स्ट्रक्चर। अब मसला ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल सेक्युलरिज्म है इंडिया में। ठीक है, बेसिक कुछ डॉक्ट्रिन्स, कुछ प्रोविजन जो कि रखे गए हैं एज बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी है, वो भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, राइट टू लाइफ है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है वो है बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशियल रिव्यू जो है वो है बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहां पे इन केशवानंद भारती केस 1973 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन टेक अवे फंडामेंटल राइट्स बट विदाउट एब्रिजिंग और विदाउट वायलेटिंग बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहां पे केशवानंद भारती केस में अपार्ट फ्रॉम गिविंग अपार्ट फ्रॉम ruling the basic structure, ठीक है, apart from basically coming with a new maxim of basic structure, Supreme Court did two more things. एक ये कि Supreme Court ने कहा जो कि right to property है, right to property जो है it is not a basic structure, it is not a basic structure of the Constitution. और साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, सुप्रीम कोर्ट रिजर्व टू इटसेल्फ द पावर ऑफ डिसाइडिंग द मैटर्स विच आर टू बी इंक्लूडेड एज बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रिजर्व्ड द पावर टू इटसेल्फ ऑफ determining the matters यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने दो चीजें कही। देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कहा कि पार्लियामेंट कैन टेक अवे फंडामेंटल राइट्स बट विदाउट वायलेटिंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दो चीजें कही, एक ये कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है इट इज नॉट ए बेसिक स्ट्रक्चर, राइट टू प्रॉपर्टी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए बेसिक स्ट्रक्चर, तो अब पार्लियामेंट के पास पावर आ गया, पार्लियामेंट हैज बीन बेसिकली अथोराइज्ड टू टेक अवे राइट टू प्रॉपर्टी। और जो हुआ है, कब हुआ? अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, ठीक है, जो कि जनता गवर्नमेंट ने एब्रोगेट किया था। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व रखा है पावर अपने पास के कौन मैटर होगा, कौन चीज होगी बेसिक स्ट्रक्चर में और कौन नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैंने अभी कहा सेक्युलरिज्म है या फेडरलिज्म है या इसी तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, जुडिशियल रिव्यू है, ये सारी चीजें आती है कहां पे? बेसिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास पावर रखा है टू डिसाइड विच थिंग्स टू बी इंक्लूडेड इन बेसिक स्ट्रक्चर एंड विच नॉट, ठीक है। इस पे पार्लियामेंट का कोई पार्लियामेंट कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर था, अब मसला ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? अब बेसिक स्ट्रक्चर को इस तरीके से समझिए। मान लो ये बिल्डिंग के पिलर्स हैं, ठीक है, ये बिल्डिंग के पिलर्स है, ऊपर से इन पिलर्स पे कुछ बना हुआ है, ठीक है। ये जो पिलर्स है ये है बेसिक स्ट्रक्चर, और ऊपर से मान लो फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, अदर लॉज है, तो उनको पार्लियामेंट चेंज भी कर सकती है या एब्रिज भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं किया जा सकता, बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी टेकन अवे, ठीक है। हाँ, यहां पे ऊपर में चेंजेस हो सकती है, ठीक है, ऊपर में चेंजेस हो सकती है, लेकिन नीचे जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी एब्रिजेड, बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी वायलेटेड, ठीक है। तो हाँ, केशवानंद भारती केस जो है, इससे बेसिकली क्या हुआ? इट रेगुलेटेड द रिलेशनशिप बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट, ठीक है। दिस केस रेगुलेटेड द रिलेशनशिप between parliament and judiciary. It has basically changed the nature of conflict between parliament and judiciary, ठीक है। तो अब आपको क्या याद रखना है कि जो टसल बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी ओवर द फंडामेंटल राइट्स, ओवर द राइट टू प्रॉपर्टी है, वो ज्यादा बढ़ गई है। कब से? किस पीरियड ऑफ टाइम में? 1967 से 1973 तक। 1967 से पहले कोर्ट का ये स्टैंड था कि 1967 से पहले कोर्ट का ये स्टैंड था कि पार्लियामेंट कैन टेक अवे फंडामेंटल राइट्स। लेकिन 1967 में गोलकनाथ केस ऑफ 1967 में पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे राइट टू पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे फंडामेंटल राइट्स। लेकिन 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस पे रूलिंग दिया है। केस था केशवानंद भारती केस और मैटर था राइट टू प्रॉपर्टी ही। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, Parliament has the power to take fundamental rights, to take away, to abridge, to violate, to take away fundamental rights. But Parliament cannot violate the basic structure. Nobody can violate the basic structure. Even Parliament cannot violate the basic structure. अब मसला है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रॉम टाइम टू टाइम बहुत सारे केसेस में बेसिक स्ट्रक्चर को एक्सपेंड किया और कहा कि कौन कौन सी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे सेक्युलरिज्म है, ठीक है, सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन बेसिक स्ट्रक्चर है, जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में जो जो चीजें आती हैं उनको पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे देम, पार्लियामेंट कैन नॉट वायलेट देम। और केशवानंद भारती केस में साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो अपार्ट फ्रॉम बेसिकली कमिंग विद द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। और यह भी कहा कि दूसरा पॉइंट ये कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा क्या नहीं होगा, बेसिक स्ट्रक्चर में कौन सी चीजें होंगी और कौन सी नहीं होंगी, ये सारा पावर जो है ये सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। तो हाँ, तो इसी के साथ आज का जो टॉपिक है और इसी के साथ ये जो चैप्टर 6 था ये कंप्लीट हुआ है। तो
हाँ, बिफोर कंक्लूडिंग लेट्स हैव अ ब्रीफ लुक। हमने आज क्या पढ़ा है? हमने बेसिकली आज पढ़ा है जो पार्लियामेंट एंड जुडिशरी, ठीक है, पार्लियामेंट एंड हमने बेसिकली इनकी बीच में जो रिलेशनशिप है और कंट्रोवर्सीज है, ठीक है, डिफरेंट कंट्रोवर्सी जो है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब जो राइट टू प्रॉपर्टी विच वॉज ऑफ कंटेंशन, उसको फिर सॉल्व कब किया गया? 1973 में ये सॉल्व हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट बेसिक स्ट्रक्चर, हेंस पार्लियामेंट ने उसको 1978 में अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एब्रोगेट किया है, ठीक है। एंड सॉरी, एब्रोगेट नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी को चेंज किया फ्रॉम फंडामेंटल राइट टू और बनाया गया लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। तो इसमें जो मैंने आपको केसेस का गोलकनाथ केस और केशवानंदा भारती केस, और केशवानंदा भारती केस में क्या हुआ? केशवानंदा भारती केस बेसिकली चेंज्ड द रिलेशनशिप बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। इट हैज चेंज्ड द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप पार्लियामेंट और जुडिशरी के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अभी भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जजेस के मुतालिक, जजेस के डिसीजंस के मुतालिक जो बातें होती है पार्लियामेंट में, वो वाली चीजें, या जो गवर्नर या प्रेसिडेंट अगर कोई काम करे तो आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। ये जो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी जिन पे कंट्रोवर्सीज है, जो इनको भी सॉल्व नहीं किया गया है, लेकिन एज फार एज राइट टू प्रॉपर्टी है और फंडामेंटल राइट्स का जो कंसर्न है वो सॉल्व हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपको कहीं पे भी डाउट है, कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है, यू कैन राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।